हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। इसमें हम 27 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हम 28 चैप्टर पर हैं, ठीक है। और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 380 तक कंप्लीट हो चुका है और आज से शुरू करने वाले हम सेक्शन 381। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 381, खर्चे का आदेश देने की शक्ति। यह धारा मुख्य रूप से अदालत को कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्चे से जुड़ा फैसला लेने का अधिकार देती है। धारा 379 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए किए गए किसी आवेदन या धारा 380 के अधीन अपील के संबंध में कार्रवाई करने वाले किसी भी न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो न्याय संगत हो। इसमें कहा गया है कि धारा 379 के अधीन परिवाद मतलब धारा 379 के तहत शिकायत परिवाद दर्ज करने के लिए दिए गए आवेदन। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति धारा 379 के तहत अदालत में कोई याचिका या शिकायत दर्ज करता है तो उससे जुड़े केस की सुनवाई करने वाली अदालत के पास यह अधिकार रहता है कि धारा 380 के तहत की जाने वाली अपील, मतलब अगर कोई पक्ष धारा 380 के तहत निचले फैसले के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील करता है तो वह अदालत भी इस केस की सुनवाई के दौरान यह शक्ति रखती है। इसका मतलब है कि न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो न्याय संगत हो। अदालत के पास यह पूरा अधिकार है कि वह यह तय करे कि मुकदमे का खर्च, मतलब जैसे कानूनी फीस, कागजी कार्रवाई किसे देना होगा और कितना देना होगा, ठीक है। और न्यायालय कोई मनमाना आदेश नहीं देगा। जो भी खर्चा या हर्जाना तय किया जाएगा वह केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उचित और जायज होगा, ठीक है। यह धारा कहना चाहती है कि जब भी अदालत में धारा 379 के तहत कोई अर्जी लगाई जाती है या धारा 380 के तहत कोई अपील की जाती है तो अदालत को यह अधिकार होता है कि वह केस की सुनवाई करते समय दोनों पक्षों के मुकदमों के खर्चे से जुड़ा एक सही और उचित आदेश दे सके, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 382, जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। क्लोज 1, जब मजिस्ट्रेट जिससे कोई परिवाद या धारा 379 या धारा 380 के अधीन किया जाता है तो अध्याय 16 में किसी बात के होते भी जहां तक हो सके मामले में इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित की गई हो। इसके क्लोज 1 में कहा गया है कि वह मजिस्ट्रेट जिससे कोई परिवाद मतलब शिकायत या धारा 379 या 380 के अधीन किया जाता है, अध्याय 16 के नियमों के बावजूद मामले में इस तरह कार्रवाई करेगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर दर्ज किया गया हो। इस क्लोज का कहने का मतलब यह है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास धारा 379 या धारा 380 के तहत सीधे कोई निजी शिकायत मतलब प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट उस केस की आगे की सुनवाई बिल्कुल उसी तरीके से जिसकी वह केस पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आया हो, यानी प्राइवेट शिकायत को भी पुलिस द्वारा लाए गए केस जितनी ही गंभीरता और प्रक्रिया से चलाया जाएगा, ठीक है। तो जहां ऐसे मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के जिसे मामला अंतरित किया गया है ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्रवाई में जिसे वह मामला उत्पन्न हुआ है किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है, वहां वह यदि ठीक समझता है तो मामले की सुनवाई को किसी भी प्रकरण पर तब तक के लिए स्थगित कर सकेगा जब ऐसी अपील विनिश्चय न हो जाए। इसका क्लोज 2 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि जिस मूल फैसले से यह मामला निकला है उसके खिलाफ अपील मतलब पेंडिंग लंबित है तो मजिस्ट्रेट सुनवाई को तब तक के लिए जब तक अपील का फैसला न हो जाए। क्लोज का कहने का मतलब है कि अगर जिस पुराने फैसले या आदेश के आधार पर यह नया केस बना है उस पुराने फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में कोई अपील पेंडिंग चल रही है तो मजिस्ट्रेट इस नए केस की सुनवाई को बीच में ही रोक सकता है। मजिस्ट्रेट तब तक इंतजार करेगा जब तक कि उस फैसले का अंतिम फैसला न आ जाए ताकि दो अलग अलग अदालतों से टकराने वाले फैसले न आए, ठीक है। इसके सारांश की बात कर लेते हैं। धारा
382 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवाद अपील पर कार्रवाई न्यायसंगत तरीके से हो और यदि संबंधित निर्णय के विरुद्ध अपील लंबित हो तो जल्दबाजी में सुनवाई न की जाए। इसका कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट शिकायत पर भी सही और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया मतलब पुलिस रिपोर्ट की तरह से काम हो। अगर मामले से जुड़ी कोई अपील ऊपर की अदालत में चल रही है तो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न सुनाया जाए और सही समय का इंतजार किया जाए। अब बात करते हैं धारा 383 के बारे में, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। यह धारा अदालत में झूठी गवाही देने या झूठे सबूत गढ़ने के मामले से निपटने के लिए एक त्वरित फास्ट ट्रैक कानूनी प्रक्रिया का आधार देती है। ठीक है। क्लोज 1 संज्ञान और सुनवाई। यदि किसी न्यायिक कार्रवाई के दौरान सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह पाता है कि किसी साक्षी ने जानबूझकर झूठी साक्ष्य दी है या गढ़ी है और न्याय के हित में उसका संक्षिप्त विचारण आवश्यक है तो न्यायालय नंबर 1 साक्षी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे दंडित क्यों न किया जाए। नंबर 2 पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद संक्षेप में विचारण किया जाएगा। नंबर 3 दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर सेशन कोर्ट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को सुनवाई के दौरान लगता है कि किसी गवाह ने जानबूझकर झूठी गवाही दी है या झूठे सबूत बनाए हैं और न्याय के हित में उस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है तो अदालत यह कदम उठाएगी। कारण बताओ नोटिस मतलब कि गवाह को नोटिस जारी किया जाएगा कि तुझे झूठी गवाही देने के लिए दंडित क्यों न किया जाए। सफाई का मौका गवाह को अपनी बात रखने और सफाई देने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा जिसके बाद संक्षिप्त सुनवाई होगी। ठीक है। उसको ये सजा दी जाएगी कि दोषी पाए जाने पर गवाह को 3 महीने की जेल 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों की सजा दी जा सकती है। क्लोज 2 प्रक्रिया ऐसे मामले में संक्षिप्त विचारण के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस तरह के झूठी गवाही के मामले में मुकदमे की पूरी लंबी प्रक्रिया चलाने के बजाय संक्षिप्त समरी ट्रायल के लिए तय नियमों का पालन किया जाता है ताकि फैसला जल्दी आए। नंबर 3 अन्य धाराओं का प्रभाव। इस धारा के तहत कार्रवाई न करने पर धारा 379 के तहत परिवाद मतलब कंप्लेंट दर्ज करने की न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कहता है कि अगर अदालत इस धारा के तहत तुरंत संक्षिप्त कार्रवाई नहीं भी करती तो भी अदालत के पास अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह धारा 379 के तहत अलग से नियमित शिकायत परिवाद दर्ज करा सके। क्लोज 4 अपील या पुनरीक्षण की स्थिति। इसमें कहा गया कि यदि मूल फैसले के खिलाफ अपील दर्ज की जाती है। इसका क्लोज 4 कहता है कि अगर मुख्य केस मतलब मूल फैसले के खिलाफ किसी ऊपर की अदालत में अपील या पुनरीक्षण दर्ज की जाती है तो झूठी गवाही वाली इस संक्षिप्त कार्रवाई को तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि अपील का अंतिम फैसला न आ जाए। धारा 383 का कहने का मतलब यह है कि अदालत को यह ताकत देती है कि वह झूठी गवाही देने वाले गवाहों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई कर सके ताकि लोग अदालत में झूठ बोलने से डरे और न्याय प्रक्रिया में सत्य और ईमानदारी बनी रहे। ठीक है। अब बात करते हैं धारा 384 के बारे में, अवमान के उच्च मामलों में प्रक्रिया। यह धारा न्यायालय की अवमानना या अदालती कार्रवाई में बाधा डालने वाले अपराधों जैसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 210, 213, 214, 215, 200 तहत से संबंधित है। यह धारा अदालत की अवमानना मतलब अपमान करने या अदालती कार्रवाई में बाधा डालने वाले अपराधों जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 210, 213, 214 के तहत से तुरंत निपटने की प्रक्रिया बताती है। क्लोज 1 त्वरित हिरासत और दंड। यदि कोई व्यक्ति सिविल आपराधिक या राजस्व न्यायालय की उपस्थिति में ऐसा अपराध करता है तो पॉइंट 1 न्यायालय अभियुक्त को तुरंत हिरासत में ले सकता है
पॉइंट 2, उसी दिन अपराध का संज्ञान लेकर आरोपी को जवाब देने का अवसर देगा। पॉइंट 3, दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। जुर्माना न देने पर 1 माह तक का साधारण कारावास दिया जा सकता है। इसका क्लोज 1 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सिविल, आपराधिक या राजस्व अदालत के सामने ही ऐसा कोई अपमानजनक अपराध करता है तो अदालत आरोपी को उसी समय और मौके पर हिरासत में ले सकती है। उसी दिन अदालत मामले का संज्ञान लेगी और आरोपी को अपना पक्ष रखने का जवाब देने का मौका देगी। दोषी पाए जाने पर आरोपी पर अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 1 महीने तक की साधारण कारावास दी जा सकती है। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में, रिकॉर्ड दर्ज करना। न्यायालय को अपराध से जुड़े तथ्य, आरोपी का कथन यदि कोई हो और अपना निष्कर्ष दंडादेश दर्ज करना होगा। रिकॉर्ड में शामिल होंगे अपराध से जुड़े तथ्य, आरोपी का कथन यदि कोई हो, न्यायालय का निष्कर्ष, दंडादेश। इसका क्लोज 2 कहता है कि अदालत को केस फाइल में लिखित रूप में 4 बातें स्पष्ट दर्ज करनी होती है। पहला, घटना वास्तव में क्या और कैसे हुई है। दूसरा, आरोपी ने अपनी सफाई में क्या कहा, यदि उसने कुछ कहा हो वो लिखा जाएगा। तीसरा, अदालत किस नतीजे पर पहुंची है, ठीक है। और फोर्थ, इसमें कहा है कि आरोपी को क्या सजा या जुर्माना दिया जाएगा। क्लोज 3, अदालत में बाधा का विवरण। यदि अपराध धारा है तो रिकॉर्ड में स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए कि अदालत के किस कार्य में किस तरह और किस प्रक्रम पर बाधा या अपमान किया गया था। रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा अदालत में किस कार्य में बाधा डाली गई है, कैसे बाधा अपमान किया गया है, किस प्रक्रम मतलब कार्रवाई पर बाधा डाली गई है। इसका क्लोज 3 कहता है कि यदि अपराध धारा 266 के तहत अदालत के काम में बाधा डालने से जुड़ा है तो लिखित रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज किया जाएगा। अदालत के किस काम और कार्रवाई में रुकावट डाली है, यह लिखा जाएगा। रुकावट और अपमान किस तरह किया गया है वो भी लिखा जाएगा। सुनवाई किस चरण पर थी जब यह बाधा पहुंचाई गई है, ठीक है, ये सब उसमें लिखा जाएगा। सारांश देख लेते हैं। धारा 384 न्यायालय की गरिमा बनाए रखने और अदालती कार्रवाई में बाधा डालने वाले के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु सरल प्रभावी प्रक्रिया प्रदान करती है। सारांश कहता है इसका कि अदालत को अपनी गरिमा बनाए रखने और काम में रोड़ा अटकाने वाले लोगों पर तुरंत सख्त और पारदर्शी कार्रवाई करने का अधिकार देती है। अब बात करते हैं धारा 385 के बारे में, जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इन न्यायालय को लगता है कि धारा 384 में निर्दिष्ट अपराध के लिए केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं है और अभियुक्त को कारावास की अधिकतम गंभीर सजा दी जानी चाहिए, तो वह मामले को आगे की उचित कानूनी प्रक्रिया संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजने की कार्रवाई करेगा। धारा 384 में अदालत के अपमान पर सिर्फ 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन अगर अदालत को लगे कि आरोपी ने अपराध ज़्यादा गंभीर किया है और उस पर केवल जुर्माना लगाना काफ़ी नहीं है, तो धारा 385 के तहत उस मामले को आगे दूसरे मजिस्ट्रेट के पास कैसे भेजा जाएगा, यह धारा हमें यही बताती है। क्लोज 1, 100 रुपये से अधिक जुर्माना आरोपित किया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण के उस न्यायालय की यह राय है कि मामला धारा 384 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो वह न्यायालय उन तथ्यों को जिससे अपराध गठित होता है और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात मामला उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा, या यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। न्यायालय को लगता है कि धारा 384 के अधीन केवल जुर्माना पर्याप्त नहीं है, अपराध के तथ्य और अभियुक्त के कथन को पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करेगा, मामला विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा
प्रतिभूति जमानत की अपेक्षा ताकि आरोपी उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो। यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो आरोपी को अभिरक्षा में भेजेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि यदि अदालत को लगता है कि आरोपी पर 100 रुपये से अधिक का बड़ा जुर्माना लगाया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से इस केस को धारा 384 के तहत तुरंत नहीं निपटाया जाना चाहिए, तो अदालत सबसे पहले अपराध से जुड़े सारे तथ्य मतलब फैक्ट्स और अभियुक्त आरोपी का बयान लिखित रूप में दर्ज करेगी। उसके बाद केस को उस मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई विचारण के लिए भेज देगी जिसके पास उस मामले को सुनने का अधिकार क्षेत्र हो। ठीक है, उसके बाद आरोपी उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो। इसके लिए अदालत आरोपी से प्रतिभूति देने को कहेगी। अगर आरोपी पर्याप्त जमानत नहीं दे पाता है तो उसे अभिरक्षा में रखकर मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। ठीक है, क्लोज 2 वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है जहां तक हो सके इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। मजिस्ट्रेट को मामला भेजा गया है, जैसा मामला पुलिस रिपोर्ट पर हो उसी प्रकार कार्रवाई करना होगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि जिस नए मजिस्ट्रेट के पास यह केस भेजा जाएगा वह उस मामले पर इस तरीके से कार्रवाई शुरू करेगा मानो वह केस किसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आया हो। मतलब नए मजिस्ट्रेट की अदालत में पूरे मामले का बकायदा ट्रायल मतलब विचारण चलेगा। सारांश, यदि धारा 384 के तहत केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त न हो तो न्यायालय मामले को उचित मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वहां आगे की विधि अनुसार कार्रवाई होगी। सारांश में यह कहा गया है कि अगर अदालत का अपमान या रुकावट इतनी गंभीर है कि केवल धारा 384 का छोटा जुर्माना काफी नहीं है तो अदालत केस के तथ्य दर्ज करके उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी। वहां इस केस को पुलिस रिपोर्ट की तरह माना जाता है। ठीक है, और कानून के अनुसार उचित तरीके से आगे की कार्रवाई होती है। अब बात करते हैं धारा 386 के बारे में। रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इसमें कहा है कि रजिस्ट्रार को कोर्ट का दर्जा कब मिलेगा। आमतौर पर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार जमीन, प्रॉपर्टी या दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, कोई जज या अदालत नहीं, लेकिन यह धारा बताती है कि किन परिस्थितियों में उन्हें सिविल कोर्ट की तरह माना जाएगा। जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तब कोई भी रजिस्ट्रार या कोई भी उप रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन नियुक्त है धारा 384, धारा 385 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा। इसमें कहा गया है कि वह रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत नियुक्त होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष आदेश या निर्देश जारी होना जरूरी है। जब तक सरकार ऐसा निर्देश नहीं देती है तब तक उन्हें कोर्ट नहीं माना जा सकता है। कि रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन नियुक्त होना चाहिए। राज्य सरकार ऐसा निर्देश जारी किया जाना आवश्यक है। ऐसा निर्देश जारी होने पर धारा 384, धारा 385 के उद्देश्य से रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय माना जाएगा। धारा 384 अवमान के कुछ मामलों में परिक्रिया। धारा 385 जहाँ न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि राज्य सरकार का निर्देश मिलने के बाद धारा 384, धारा 385 के तहत की जाने वाली कार्रवाई के लिए उस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को एक सिविल कोर्ट समझा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट कार्यालय में काम के दौरान बाधा डालता है या अधिकारी का अपमान करता है तो वह अधिकारी कोर्ट की तरह तुरंत कार्रवाई करके जुर्माना दंड दे सकता है। धारा 385 कहती है कि अगर अपमान या बाधा का मामला ज्यादा गंभीर है तो वह अधिकारी उस मामले का रिकॉर्ड बनाकर केस को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। इस धारा का कहने का मतलब ये है, इस धारा का कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर राज्य सरकार ऐसा निर्देश जारी करती है तो जमीन या दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने वाले रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार को भी अपने काम में बाधा डालने
या अवमानना करने वाले के खिलाफ धारा 384 और धारा 385 के तहत एक सिविल कोर्ट की तहत सख्त कार्रवाई करने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब बात कर देते हैं धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का विमोचन। जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात जिसे करने की उससे विधि पूर्वक अपेक्षा की गई थी करने से इनकार करने या उसे न करने के लिए आशय कोई अपमान करने या विघन डालने के लिए निम्न परिस्थितियों में कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें कहा गया है कि यह धारा अदालत को यह अधिकार देती है कि यदि किसी व्यक्ति ने अदालत का अपमान किया था या उसका आदेश मानने से मना किया था लेकिन बाद में अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता है या आदेश मान लेता है तो अदालत उसे दी गई सजा माफ कर सकती है, छोड़ सकती है। क्लोज 1 परिस्थितियां। धारा 384 के दिन दंडित किए जाने के लिए न्याय निर्णित किया। इसमें कहा गया है कि इसका क्लोज 1 कहता है कि यह नियम तब लागू होता है जब अदालत ने किसी व्यक्ति के खिलाफ दो में से कोई एक कदम उठाया हो। धारा 384 के तहत दंड दिया गया हो, मतलब अदालत ने उसके अपमान या रुकावट डालने के लिए धारा 384 के तहत सजा या जुर्माना तय किया हो। क्लोज 2 धारा 385 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा। इसमें कहा गया है कि अदालत ने उससे कानूनी रूप से जिस बात को मान करने को कहा था, जिससे उसने पहले मना कर दिया था, वह उसे स्वीकार कर लेता है तो वह अदालत से इस प्रकार से माफी मांग लेता है जिससे अदालत को पूरा भरोसा और संतोष हो जाए कि माफी सच्चे दिल से मांगी गई थी। ठीक है, तब वह न्यायालय अपने आदेश का अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर, उसके द्वारा ऐसे माफी मांगे जाने पर जिससे न्यायालय का समाधान हो जाए, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। इसका सारांश देख लेते हैं। यदि अपराधी अपनी गलती स्वीकार कर आदेश अपेक्षा मान ले या संतोषजनक माफी मांग ले तो न्यायालय अपने विवेक से उसे दंड से मुक्त कर सकता है। इस धारा का कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अदालत का अपमान करता है या उसकी बात नहीं मानता है लेकिन बाद में अदालत के सामने अपनी गलती मानकर आदेश का पालन कर लेता है और संतोषजनक माफी मांग लेता है तो अदालत के पास अधिकार है कि वह अपनी समझ से उसे सजा से पूरी तरह मुक्त कर दे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।